अगर मैं एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप खुद को जानते हैं? तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब बिना सोचे समझे होगा, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है। लेकिन आज हम जिस स्रोत की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो इस हाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो कहता है कि ये जवाब शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। बिल्कुल, और ये धोखा हम खुद को ही दे रहे होते हैं। हाँ। हमारे पास आर.के. सक्सेस माइंडसेट का एक लेख है जो इस धारणा को जड़ से हिला देता है। इसका मुख्य विचार बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो? कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं है, हम बस उस संस्करण को जानते हैं जो दुनिया ने हमें बताया है, जिसे हमने सच मान लिया है। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ इस विचार को समझना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की परतों को खोलना है जिसे स्रोत सामाजिक प्रोग्रामिंग कहता है। हाँ, ये शब्द सामाजिक प्रोग्रामिंग। हम ये देखेंगे कि कैसे बचपन से ही हमारी असली पहचान पर दूसरों की उम्मीदों की परतें चढ़ती जाती हैं और कैसे हम एक उधार की जिंदगी जीने लगते हैं। और फिर सबसे जरूरी सवाल, अगर ऐसा है तो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए इस आत्म अन्वेषण की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि हम अपने असली मैं से कैसे मिल सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है जन्म से। लेख में एक बहुत ही मजबूत तर्क दिया गया है कि कोई भी इंसान बुरा, कमजोर या डरपोक पैदा नहीं होता। हम एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं। एकदम। लेकिन पैदा होते ही हमारे ऊपर लिखना शुरू कर दिया जाता है। इसी लिखने की प्रक्रिया को वो प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये शब्द प्रोग्रामिंग सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, जैसे किसी कंप्यूटर को कोड किया जा रहा हो। सही है। पर जब लेख इसके उदाहरण देता है तो समझ आता है कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जैसे घर में हमें सिखाया जाता है। प्रोग्रामिंग है। और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं, समाज अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, लोग क्या कहेंगे। उफ, ये चार शब्द किसी भी सपने, किसी भी इच्छा को मारने के लिए काफी हैं, है ना? ये डर हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे गहरा और मजबूत कोड बन जाता है। हाँ। और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और शायद विकासवादी कारण भी है। विकासवादी? ये तो दिलचस्प है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था, तब समूह से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। अच्छा। अकेले आप शिकारियों से नहीं बच सकते थे, तो समूह के नियमों का पालन करना, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था। तो ये हमारे डीएनए में है एक तरह से। बिल्कुल। आज वो कबीले तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने खतरे से हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। आज वो डर लोग क्या कहेंगे के रूप में जिंदा है। वाह, मतलब ये डर सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये हमारे अंदर बहुत गहरे बैठा हुआ है। और स्कूल तो ज्ञान का मंदिर माना जाता है, पर स्रोत के मुताबिक वहाँ की प्रोग्रामिंग का लक्ष्य बहुत सीमित है। क्या लक्ष्य है? अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। रचनात्मकता, जिज्ञासा, जोखिम लेना, इन सब बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये सिलसिला रिश्तों में भी जारी रहता है। जब हम किसी के करीब आते हैं तो एक अनकहा दबाव होता है, जैसे हो वैसे ही रहना, बदल मत जाना। हाँ, ये सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है। लेकिन असल में ये दूसरे इंसान की ग्रोथ पर एक रोक लगाने जैसा है। हम उस इंसान से प्यार करते हैं जो वो आज है, और हमें डर लगता है कि अगर वो बदला तो शायद हमारा रिश्ता भी बदल जाएगा। हाँ। तो घर, समाज, स्कूल, रिश्ते, ये सब मिलकर हमारे चारों ओर एक ऐसा ढांचा तैयार कर देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि इस ढांचे के अंदर का असली इंसान कौन है। हम बस एक कठपुतली बन जाते हैं। हाँ, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाली एक कठपुतली। और इसी बात को समझाने के लिए लेख में आईने वाले रूपक का इस्तेमाल किया गया है। और सच कहूं तो उस हिस्से को पढ़कर मैं थोड़ी असहज हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ, वो हिस्सा वाकई झकझोरने वाला है। लेख कहता है कि जब हम रोज सुबह आईने में देखते हैं तो हम खुद को नहीं देखते। तो किसे देखते हैं? हम उस इंसान को देखते हैं जो हमारी मजबूरियों, हमारे हालातों, हमारे डरों और दूसरों की उम्मीदों से मिलकर बना है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि शायद हम बरसों से हर सुबह एक अजनबी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और क्योंकि हम उस अजनबी को ही सच मान लेते हैं, हम खुद को गलत लेबल देना शुरू कर देते हैं। जैसे स्रोत में साफ लिखा है कि लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं तो गुस्सैल हूं, या मैं बहुत कमजोर हूं, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। यहां दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये वो सीमाएं हैं जो हमने अपने चारों ओर खींच ली हैं।
और हमने ये सीमा इसलिए खींची हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हमें बताती है कि हम बस यहीं तक हैं। और हमने कभी उन सीमाओं के पार जाकर खुद को परखने की कोशिश ही नहीं की। कभी नहीं। तो ये जो सामाजिक प्रोग्रामिंग है, ये सिर्फ हमारे विचारों में नहीं रहती, ये हमारे चारों ओर एक किला बना देती है, एक अदृश्य जेल, जिसे स्रोत कंफर्ट जोन कहता है। कंफर्ट जोन, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, लेकिन लेख के मुताबिक ये हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। हाँ, जिस जगह का नाम ही कंफर्ट यानी आराम है, वही हमारी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित रखता है। हाँ, कोई चुनौती नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। बिल्कुल, हम वही काम करते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हम हमेशा मिलते हैं। और हम इस जेल में कैद रहते क्यों हैं? स्रोत इसके पीछे 3 बड़े डरों की बात करता है। अच्छा। पहला है असफलता का डर, कि अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगे। और ये सीधे सीधे लोग क्या कहेंगे वाली प्रोग्रामिंग से जुड़ता है। बिल्कुल। दूसरा डर है अकेले रह जाने का डर। अगर मैंने भीड़ से अलग रास्ता चुना तो क्या मेरे दोस्त, मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? हाँ, और तीसरा मजाक बनने का डर, जो पहले डर से ही जुड़ा है। ये डर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उस सुरक्षित जेल में रहना ही बेहतर समझते हैं, भले ही वो अंदर से हमें खोखला कर रही हो। तो एक तरह से कंफर्ट जोन और सामाजिक प्रोग्रामिंग को और मजबूत करने वाला एक इकोसिस्टम बन जाता है। एक दुष्चक्र। हाँ, एक दुष्चक्र। प्रोग्रामिंग हमें डर सिखाती है और डर हमें कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करता है। और जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग और भी पक्की होती जाती है। इससे बाहर निकलना तो लगभग नामुमकिन लगता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारी असली पहचान इस सामाजिक प्रोग्रामिंग और कंफर्ट जोन के कई तालों के पीछे छिपी है, तो वो बाहर कैसे आएगी? कौन सी चाबी है जो इन तालों को खोल सकती है? और यहीं पर स्रोत अपना सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवादास्पद विचार पेश करता है। वो कहता है, असली पहचान सुख में नहीं, बल्कि दर्द में सामने आती है। ये विचार ज्यादातर लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति दर्द से भागने पर बनी है। सही बात है। हम आराम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। लेकिन लेख का तर्क है कि जब तक हमारी जिंदगी आराम से चल रही होती है, हमें अपनी उधार की पहचान से कोई शिकायत नहीं होती। हम उस मुखौटे के साथ जीना सीख जाते हैं। तो दर्द वो हथौड़ा है जो इस मुखौटे को तोड़ता है। बिल्कुल। लेकिन क्या दर्द हमेशा हमें मजबूत ही बनाता है? कई बार तो दर्द इंसान को पूरी तरह से तोड़ भी देता है। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि हमें जानबूझकर दर्द की तलाश करनी चाहिए। उसका तर्क ये है कि जब जिंदगी हम पर मुश्किलें फेंकती हैं, और वो हर किसी पर फेंकती हैं, तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो टूट जाओ, या हम उस दर्द का सामना करें। जो लोग सामना करते हैं, दर्द उनकी बाहरी परतों को, उनके अहंकार को, उनके डरों को छीलना शुरू कर देता है। और जब ये सारी परतें हट जाती हैं, तब अंदर से वो इंसान सामने आता है जो हम असल में हैं। लेख कुछ बहुत ही कठिन परिस्थितियों का वर्णन करता है जब ये असली मैं बाहर आता है। जैसे जब सब साथ छोड़ दें और इंसान को एहसास हो कि वो बिल्कुल अकेला है। जब सारे पैसे खत्म हो जाएं और कोई सहारा न दिखे। जब किसी पर किया हुआ भरोसा बुरी तरह टूट जाए। या जब अकेलापन इतना चुभने लगे कि उससे भागने की बजाय उसके साथ बैठना ही पड़े। हाँ, स्रोत कहता है कि तभी हमें अपनी असली आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। और इसका मनोविज्ञान भी यही है। जब हमारे पास बाहरी सहारे, पैसा, लोग, रुतबा खत्म हो जाते हैं, तब हमें अपने अंदरूनी सहारे को ढूंढने पर मजबूर होना पड़ता है। दर्द हमें हमारे असली सार, हमारे कोर का सामना करवाता है। इसीलिए लेख कहता है कि जो लोग दर्द से भागते हैं, वो असल में खुद से मिलने का सबसे बड़ा मौका गवा देते हैं। सही कहा। तो खुद से मिलने की इस मुश्किल यात्रा पर निकलने के लिए स्रोत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देता है। ये हैं 5 कड़वे सवाल। कड़वे सवाल। हाँ, इन्हें कड़वा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जवाब मीठे नहीं हैं। ये हमें असहज करते हैं, हमें उस आईने के सामने खड़ा करते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। और शायद यही इन सवालों का मकसद है, हमें उस आरामदायक झोट से बाहर निकालना जिसमें हम जी रहे हैं। ये सवाल असल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एक सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। अच्छा? हाँ, जहां आप अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव विचारों
और मूल विश्वासों को चुनौती देते हैं। स्रोत इसे आध्यात्मिक नजरिए से देख रहा है, पर इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी बहुत मजबूत है। तो पहला सवाल है, मैं जो कर रही हूँ क्या वो वाकई मेरा सपना है, या मैं बस किसी और का सपना जी रही हूँ, अपने माता पिता का, समाज का, या सिर्फ जरूरतें पूरी करने की एक अनथीन दौड़ में भाग रही हूँ। और ये सवाल सुनते ही ज्यादातर लोगों के पेट में एक गांठ सी पड़ जाती है, क्योंकि जवाब अक्सर नहीं होता है। सही है, हम वो जिंदगी जी रहे होते हैं जो हमें जीनी चाहिए, ना कि वो जो हम जीना चाहते हैं। दूसरा सवाल सीधे हमारे कंफर्ट जोन पर हमला करता है। मैं किस डर की वजह से रुक गई हूँ? डर का नाम? हाँ, क्या वो असफलता का डर है, लोगों की राय का डर है, या अकेलेपन का डर है? हमें उस डर का नाम पता होना चाहिए जो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बना हुआ है। जब तक हम अपने दुश्मन का नाम नहीं जानेंगे, हम उससे लड़ेंगे कैसे? ये सवाल हमें उस दुश्मन की पहचान करने में मदद करता है। तीसरा सवाल मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। बताइए। वो है, अगर कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या बनना चाहूंगी? वाह! एक पल के लिए सोचिए, कोई राय नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई लोग क्या कहेंगे का डर नहीं। तब आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे? इस सवाल का जवाब हमारी दबी हुई इच्छाओं को सतह पर लाता है। ये सवाल हमें सामाजिक दबाव से पूरी तरह आजाद होकर सोचने का मौका देता है। ये हमारी प्रोग्रामिंग को कुछ देर के लिए ऑफ कर देता है। चौथा सवाल आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और यहाँ बात सिर्फ स्किल्स की नहीं हो रही है। नहीं, क्या मेरी कमजोरी ये है कि मैं ना नहीं कह पाती, या ये कि मैं टकराव से बचती हूँ, या ये कि मैं बहुत जल्दी हार मान लेती हूँ? अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही उसे ताकत में बदलने का पहला कदम है। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी सवाल पूरी जिंदगी का सार पूछ लेता है। क्या है वो? क्या मैं अपनी जिंदगी खुद चला रही हूँ, या मेरे हालात मुझे चला रहे हैं? क्या मैं ड्राइवर सीट पर हूँ, या मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ जो शिकायत कर रही है कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है? ये सोचने वाली बात है कि हम इन सवालों के जवाब से इतना क्यों डरते हैं। हाँ, क्या हम जवाबों से डरते हैं, या हम उस इंसान से मिलने से डरते हैं जो इन जवाबों के बाद हमारे सामने आएगा? मुझे लगता है हम उस इंसान से मिलने से डरते हैं, क्योंकि अगर हमने इन सवालों का ईमानदारी से सामना कर लिया तो हम वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे हैं। हमें बदलना पड़ेगा। और बदलाव डरावना होता है। बहुत। इसलिए इन सवालों से भागना, दूसरों की नकल बनकर जीते रहना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये एक जिंदा लाश की तरह जीना है। तो मान लीजिए कोई हिम्मत करता है, इन कड़वे सवालों का सामना करता है, दर्द से गुजरता है और धीरे धीरे खुद को जानने लगता है, तो क्या होता है? उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? हाँ, यहीं पर चर्चा उस इनाम की ओर जाती है जो इस मुश्किल यात्रा के अंत में मिलता है। और ये इनाम किसी बाहरी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती है। लेख के मुताबिक सबसे पहली और बड़ी चीज जो होती है वो है दूसरों से मंजूरी, यानी अप्रूवल की भूख खत्म हो जाती है। इंसान को इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। जब तक हमें दूसरों की मंजूरी चाहिए, हम उनके गुलाम हैं। सही कहा। हम वही पहनते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं जो उन्हें पसंद आए। लेकिन जब ये जरूरत खत्म हो जाती है, तब हम अपने फैसले अपनी आत्मा की आवाज सुन के लेने लगते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो है कि तुलना, मतलब कंपैरिजन, मर जाती है। अच्छा। जब इंसान खुद को जान लेता है, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ लेता है, तो उसे पता होता है कि उसकी यात्रा अनोखी है। वो दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी असल जिंदगी को कोसना बंद कर देता है। और इसके साथ ही डर कमजोर पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो जाता है, लेकिन अब इंसान को पता होता है कि वो अपने डर से ज्यादा बड़ा है। उसे अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा होने लगता है। हाँ, और इन सब का नतीजा होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का जन्म। आप खुद की इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किस चीज के लिए खड़े हैं। और स्रोतों के मुताबिक इसी स्थिति को रियल सक्सेस माइंडसेट कहा गया है। रियल सक्सेस माइंडसेट। हाँ, यह बाहरी सफलता जैसे पैसा, शोहरत या पद से कहीं ज्यादा गहरी है। ये आंतरिक स्वतंत्रता और स्पष्टता के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, दुनिया के शोर से प्रभावित हुए बिना। और ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है कि असली सफलता बाहर नहीं, अंदर पाई जाती है। मैं भी स्रोत की उसी एक लाइन का इस्तेमाल करूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी। कौन सी? दुनिया तुम्हें पहचान ले इससे पहले जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो।
हम अक्सर बाहरी पहचान के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली काम तो अपने अंदर होना है। सही कहा। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, लेकिन हम खुद से ही अनजान हैं। स्रोत का अंतिम विचार भी इसी बात को मजबूत करता है। वो कहता है कि भीड़ में चलना बहुत आसान है, क्योंकि वहां सोचना नहीं पड़ता, बस पीछे पीछे चलना होता है। अपना रास्ता बनाना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वहां हर कदम पर फैसला लेना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और अकेले खड़े होने का साहस चाहिए होता है। लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाते हैं। और वो रास्ता बनाने की हिम्मत तभी आती है जब इंसान खुद को जान लेता है। ये पूरी चर्चा हमें उस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए सवाल पर वापस लाती है। मैं कौन हूं? स्रोत में बताए गए सवालों के अलावा श्रोता को सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, अगर आज कोई अपने प्रोग्राम किए हुए व्यक्तित्व के हर हिस्से को, समाज की राय, परिवार की उम्मीदें, अपने डर, अपनी आदतें एक एक करके हटाना शुरू करे, जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं। अच्छा, तो क्या छिलके उतारने के बाद आखिर में कुछ बचेगा या सिर्फ खालीपन होगा? और जो भी बचेगा, क्या उससे मिलने की तैयारी है?